तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल लेट्स टॉक इंडिया में। दोस्तों देश का किसान आज सड़क पे है। अन्नदाता गुस्से में है या उनको सच में भड़काया जा रहा है? किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए लाए गए कृषि कानून का विरोध किसान ही क्यों कर रहे हैं? केंद्र सरकार लगातार मान मनोबल की कोशिश में जुटी हुई है। मुलाकात और बातों का सिलसिला जारी, लेकिन आंदोलनकारी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आंदोलन का हंगामा रोज बढ़ता जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल है जो हर किसी के दिमाग में आ रहे होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं उन हंगामा मचाने वाले 3 कृषि कानून के ऊपर जिसकी वजह से ये पूरा बवाल मचा हुआ है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों सरकार की माने तो तीनों कृषि विधेयक का उद्देश्य एक भारत एक कृषि बाजार के सपने को साकार करना है, लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा है? अगर किसानों की माने तो बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों पहला है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020 यानी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम। ये सरकार ने पुराने 1955 के कानून में संशोधन करके लाया हुआ है। सरकार के मुताबिक हमारे देश में ज्यादातर कृषि उत्पाद सरप्लस है, लेकिन उसके बावजूद भी कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग हाउस के अभाव में किसान अपनी उपज का उचित मूल्य पाने में असमर्थ रहा है, क्योंकि पुराने कानून की तलवार लटकती रहती थी जो ये कहता था कि आप किसी भी चीज को एक लिमिट से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना लगेगा और जेल भी हो सकती है। ऐसे में जब भी जल्दी खराब हो जाने वाले जो कृषि उपज है उसकी बम्पर पैदा होने के बाद भी किसानों को उल्टा नुकसान उठाना पड़ता था, क्योंकि ज्यादा टाइम स्टोरेज तो कर नहीं सकते और अगर मार्केट में रेट कम है तब भी नुकसान है। इसीलिए इस कानून में संशोधन करके अनाज, खाद्य तेल, तिलहले, दालें, प्याज, आलू इन सबको इस एक्ट से बाहर कर लिया गया है। लेकिन उसकी वजह से व्यापारियों द्वारा उन कृषि उत्पादों को की एक लिमिट से ज्यादा स्टोरेज की जो रोक लगी थी वो भी अब हट गई है। बस 2 परिस्थितियों में आप स्टोरेज नहीं कर सकते, एक तो वॉर यानी कि युद्ध के हालातों में और दूसरा आपदा के समय। अब ये एक्ट क्यों बना था ये भी समझ लीजिए। पहले व्यापारी किसानों से उनकी उपज को औने पौने दाम में खरीद कर उसका भंडारण कर लेते थे, बाद में उसकी कमी बढ़ाकर काला बाजारी करते थे। उसे रोकने के लिए ही एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बनाया गया था, जिसके तहत व्यापारियों द्वारा कृषि उत्पादकों को एक लिमिट से अधिक भंडारण पर रोक लगी थी। अब इस नए कानून में किसानों का ये कहना है कि इस एक्ट में संशोधन बड़ी कंपनियां और व्यापारियों के हित में किया गया है। ये कंपनियां और सुपरमार्केट सस्ते दाम पर उपज खरीद कर अपने बड़े बड़े गोडाउन में उसका भंडारण करेंगे और बाद में उसको ऊंचे दाम पे ग्राहकों को बेचेंगे। मतलब अब इसमें संशोधन करके सरकार ने उन्हें काला बाजारी करने की खुली छूट दे दी है। अब सरकार का भी पक्ष समझ लीजिए। सरकार का ये कहना है कि ये जो भंडारण का अधिकार है ये व्यापारियों के साथ साथ किसानों को भी दिया गया है। यानी कि अगर कोई किसान आलू की खेती करता है और उस वक्त आलू का रेट कम है तो किसान उस आलू को अपने पास स्टोर कर सकता है और महीने, 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद जब भी उसका रेट ज्यादा हो तो वो किसान अपनी फसल को बेच सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी विरोध करने वालों का यह कहना है कि सरकार ने काला बाजारी करने वालों को खुली छूट दे दी है। और वैसे ये बात दोस्तों एक हद तक सही भी है कि क्या होता था कि कई बार सप्लाई चीजें होने के बावजूद मार्केट में उसकी सप्लाई रोक देता था और डिमांड होने के आर्टिफिशियली उसका भाव बढ़ जाता था। जैसे कि प्याज, कई बार अचानक प्याज के दाम बढ़ जाते थे, फिर सरकार जब रेट मारती थी तो बड़े बड़े गोडाउन में बड़ा स्टॉक मिलता था। अब वो चीज पहले जो इलीगल थी अब वो पूरी तरह से लीगल हो चुकी है। मतलब कि ऐसी परिस्थितियों में अगर पुलिस किसी जगह पे रेड भी मारती है तब भी पुलिस कुछ नहीं कर सकती। अब दूसरा कानून है जो कि पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर है, मतलब कि मूल्य आवश्यक पर किसान समझौता और कृषि सेवा कानून। ये एक्चुअली बहुत बड़े और मजेदार कानून है, तो चलिए समझते हैं। इस कानून को सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मसले पर लागू किया हुआ है। इससे खेती का जो जोखिम होगा वो कम होगा, किसानों की आय में सुधार होगा और किसान प्रोसेसर, थोक विक्रेता, बड़े खुदरा व्यापारी, निर्यातकों के साथ जुड़ने में सक्षम होगा और साथ ही किसान आधुनिक तकनीक और बेटर इनपुट तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर लेगा। और इस कानून के तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां किसी खाद्य उत्पादक के लिए किसान से कॉन्ट्रैक्ट करेगी और उसका दाम पहले से ही तय हो जाएगा। तो इससे अच्छा दाम ना मिलने की किसान की जो समस्या है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो चलिए अब इसको और ज्यादा सिंपल करते हैं। कई बार क्या होता है कि मान लो किसान सोचता है कि इस बार गेहूं का रेट बहुत अच्छा चल रहा है, एक एग्जांपल पकड़ लो 25 रुपए केजी चल रहा है, तो बेचारा किसान बहुत मेहनत करके गेहूं बनाता है और जब उसकी फसल को काटने का टाइम आता है तब रेट 15 रुपये 16 रुपये हो जाता है, तो किसान बेचारा परेशान हो जाता है। तो इस कानून के हिसाब से किसान अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है, मतलब कि किसान की उपज का रेट पहले से ही तय कर लिया जाएगा, तो किसान को रेट कम होने का डर खत्म हो जाएगा।
अब ये कानून में फायदा किसानों के साथ साथ बड़ी कंपनियों का भी है, जैसे कि बालाजी हो या फिर लेज हो जो कि पोटैटो चिप्स बनाती है, तो उनको आलू चाहिए बड़ी मात्रा में। या फिर जो बिस्किट बनाने वाली कंपनियां हैं, मान लो पार्ले जी हो, ब्रिटानिया हो गई, ये कंपनियों को बड़ी मात्रा में गेहूं चाहिए। तो अब यहाँ रेट पहले से ही तय कर लिया जाएगा, तो किसान भी खुश, कंपनी भी खुश। अब बाद में आलू और गेहूं का रेट मार्केट में जो भी हो, कंपनी को किसान को वही रेट देना पड़ेगा जो तय हुआ है। अब किसान संगठनों का यह कहना है कि इस कानून से किसान अपने खेत में मजदूर बनकर रह जाएगा। सरकार वेस्टर्न कंट्रीज का जो एग्रीकल्चर मॉडल है उसको किसानों पर थोपना चाह रही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनियां किसानों के साथ शोषण करती है। दूसरी ओर व्यापारियों को यह डर है कि जब बड़े मार्केट लीडर उपज को खेत से ही खरीद लेंगे तो आड़तियों को यानी कि बिचौलियों को कौन पूछेगा और मंडी में कौन आएगा। वैसे इस बिल में सबसे ज्यादा खराब चीज ये है कि इसमें किसानों को अदालत जाने का हक छीन लिया गया है। मतलब कि कंपनियां और किसानों के बीच में किसी भी सूरत में विवाद होता है तो उसका फैसला एसडीएम करेगा और उसकी सुनवाई डीएम के यहाँ होगी, ना कि कोर्ट में। और किसानों को डीएम एसडीएम पर विश्वास नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन दोनों पद पर बैठे हुए लोग सरकार की कठपुतली की तरह होते हैं, वो कभी किसानों के हित में बात करेंगे ही नहीं। तो ओवरऑल इस बिल में किसान को उसकी उपज के रेट के बारे में पूरी तरह से सिक्योरिटी तो मिल जाएगी, लेकिन साथ में किसान डरा हुआ भी है। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे कानून की, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। तीसरा कानून जो है वो कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा कानून। ये मेनली सरकार ने एक देश एक मार्केट में रूप में इसको पेश किया हुआ है। इस कानून के लागू हो जाने से किसानों के लिए एक सुगम और मुक्त माहौल तैयार हो सकेगा, जिसमें उनकी अपनी सुविधा के हिसाब से कृषि उत्पाद खरीदने और बेचने की आजादी होगी। एक देश एक कृषि मार्केट बनेगा और अपनी उपज वो किसान कहीं पे भी बेच सकेगा। किसान को अधिक विकल्प मिलेंगे, उसकी वजह से उसकी लागत भी कम होगी और किसान को अपनी उपज की बेहतर कीमत मिल सकेगी। इस कानून से पैन कार्ड धारक कोई भी व्यक्ति हो या फिर कोई कंपनी हो, कोई सुपरमार्केट हो, जो कोई भी हो, वो किसान का माल किसी भी जगह पर खरीद सकते हैं। कृषि माल की बिक्री जो कि एपीएमसी यानी कि कृषि मंडियों में जो होती थी वो शर्त हटा ली गई है। और साथ ही जो खरीद मंडी के बाहर होगी उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। और साथ ही बिचौलिए जो कि किसान की उपज का मोटा हिस्सा अपनी जेब में कर लेते थे, वो अपने आप ही हट जाएंगे और उसका सीधा फायदा किसान को होगा। और एक फायदा ये भी होगा कि गवर्नमेंट अब इसे ऑनलाइन कर रही है और इजी भी कर रही है, तो किसान ऑनलाइन ट्रेडर को किसी भी स्टेट में अपनी चीज बेच सकेगा। लेकिन इस कानून में किसानों को सबसे ज्यादा डर एमएसपी खत्म होने का है, क्योंकि मंडी के बाहर कारोबार करने के लिए एमएसपी को बेंचमार्क नहीं बनाया गया है। इसलिए मंडी के बाहर एमएसपी मिलने की कोई गारंटी नहीं है। जब किसानों के उत्पाद की खरीद मंडी में नहीं होगी तो सरकार इस बात को रेगुलेट भी नहीं कर पाएंगी कि किसानों को एमएसपी मिल भी रहा है या नहीं। इस बिल में एमएसपी की कोई गारंटी नहीं दी गई है और किसान अपनी फसल के लिए एमएसपी की गारंटी मांग कर रहे हैं। वो इसे किसानों का कानूनी अधिकार बनाना चाहते हैं ताकि तय रेट से कम खरीदने पर जेल का प्रावधान हो सके। अब दोस्तों व्यापारियों का यह कहना है कि सरकार ने इस नए कानून में साफ लिखा है कि मंडी के अंदर फसल आने पर मार्केट फीस लगेगी और मंडी के बाहर अनाज बिकने पर मार्केट फीस नहीं लगेगी। तो इस बिल से वन कंट्री टू मार्केट वाली नौबत पैदा होगी, क्योंकि मंडियों के अंदर टैक्स का भुगतान होगा और मंडियों के बाहर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब मंडी से बाहर जिस एग्रीकल्चर ट्रेड की सरकार ने व्यवस्था की है उसमें कारोबारियों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जबकि मंडी के अंदर औसतन 6 से 7% टैक्स लगता है। ऐसे में मंडियां धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और मंडी में कोई माल क्यों खरीदा जबकि उसको बाहर बिना टैक्स के माल बेचने को मिल रहा है। और साथ ही जो व्यापारी जो कि बड़े बड़े गोडाउन लेके बैठे, लाखों करोड़ों का खर्चा करके बैठे, अब उनका क्या होगा। तो ये व्यापारी भी किसानों के साथ मिलकर सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने बिल में मंडियों को खत्म करने की बात कहीं पे भी नहीं लिखी है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो मंडियों को तबाह कर सकता है। तो इस बात से किसान के साथ साथ बिचौलिए भी डरे हुए हैं। अब किसान क्या कहना चाहते हैं वो भी आप समझ लीजिए। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनियां पहले से ही अपना रेट तय कर लेती थी, वैसे ही एमएसपी सरकार पहले ही दे देती है। पर किसानों का यह कहना है कि सरकार जानबूझकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए प्राइवेट कंपनियों को आगे कर रही है ताकि सरकार को एमएसपी देना ना पड़े, जबकि मोदी जी ये कह रहे हैं कि एमएसपी था, है और आगे भी रहेगा। अब दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एमएसपी को लेकर किसान बहुत खुश है, क्योंकि वो चाहे तो सरकार को एमएसपी पे बेच दे या फिर मार्केट में उसको ज्यादा रेट मिल रहा है तो वो मार्केट में ज्यादा रेट पे अपना माल बेच सकेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान बन जाता है, क्योंकि मान लो 25 रुपए रेट तय हुआ है किसी भी चीज का, तो मार्केट में अगर रेट 10 रुपए है तब कंपनी का नुकसान होगा
और मार्केट में जब 80 रुपये रेट है तो किसानों का नुकसान होगा। और एमएसपी में किसी भी तरह का ऐसा कोई नुकसान होने की नौबत आएंगी ही नहीं, क्योंकि किसान को किसी भी तरह का बंधन नहीं है। केंद्र सरकार जो एक्ट में लिख नहीं रही है उसका ही वादा बाहर कर रही है, इसीलिए किसानों में ज्यादा भ्रम फैल रहा है। सरकार अपने ऑफिशियल बयानों में एमएसपी जारी रखने की और मंडियां बंद न होने का वादा तो कर रही है, लेकिन ये बातों को सरकार पार्टी फोरम पे कर रही है। इसलिए किसानों को लगता है कि सरकार का कोई भी बयान एग्रीकल्चर एक्ट में एमएसपी की गारंटी देने की बराबरी नहीं कर सकता। और ये बात सच भी है, क्योंकि अगर सरकार वादा खिलाफी करती है तो किसानों के पास अदालत में जाने का कोई रास्ता ही नहीं होगा, क्योंकि यह बात एक्ट में लिखी ही नहीं है। हालांकि सरकार उन बातों को खारिज करी है। वैसे सरकार दावा तो यह भी कर रही है कि किसानों को उनकी फसल की लागत का 1.5 गुना एमएसपी देगी, यानी कि जितना पैसा किसान द्वारा फसल उगाने में लगा है उसका 1.5 गुना। तो फिर दावा करने के बाद भी सरकार एमएसपी लागू करने से बच क्यों रही है? दरअसल इसकी वजह यह है कि अगर सरकार एमएसपी लागू करेगी तो उसके बजट का बहुत बड़ा हिस्सा उसको एमएसपी पे ही खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि कृषि विशेषज्ञों की अगर बात माने तो उनके मुताबिक सरकार मौजूदा एमएसपी पे अगर फसलें खरीदते हैं तो उसको करीब 17 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होगी, जब बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और साथ ही 1 लाख करोड़ रुपए फर्टिलाइजर सब्सिडी और 1 लाख करोड़ रुपए फूड सब्सिडी यानी कि खाद्य अनुदान पर भी खर्च हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 19 लाख करोड़ रुपए। और साथ ही अगर सरकार को यह सारी फसलें खरीदनी भी पड़ी तब भी उसके भंडारण को लेकर बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा होगी, क्योंकि सरकार के एफसीआई गोडाउनों का हाल सबको मालूम है। अब इस नए कानून में ऐसे बहुत सारे नेताओं का भी नुकसान है जो अपनी पॉलिटिकल पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके बड़े बड़े कोऑपरेटिव सोसाइटी में बैठे और जो सप्लाई चेन है इस देश की उसको इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं और उसका फायदा लेकर करोड़ों रुपए हर साल कमाते हैं। कहीं ऐसे भी नेता है जो ऑफिशियली 2.5% के कमीशन कमाते हैं। तो इस नए कानून से उनको भी अब नुकसान होने वाला है, तो वो लोग भी पीछे से आंदोलन को बैकअप देकर भड़का रहे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस कानून का सबसे ज्यादा विरोध पंजाब और हरियाणा में ही क्यों हुआ है? तो उसका रीजन ये है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार ने लगभग 29.70 लाख किसानों से एमएसपी के ऊपर 60,038 करोड़ रुपए की खरीदी की हुई। इसमें अकेले पंजाब का योगदान 202 लाख टन से भी ज्यादा का है, जो कि कुल खरीद का 63% से भी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 64%। पंजाब की जो मंडी व्यवस्था है ये पूरे देश में सबसे कारगर है। उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पंजाब में बिकने के लिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार से भी धान बिकने के लिए पंजाब आता है। और इसी व्यवस्था के कारण धन की रिकॉर्ड खरीद हुई है। पूरे देश में एमएसपी पर खरीदने के मामले में हरियाणा और पंजाब टॉप पर है। राज्य सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा नाम से वेब पोर्टल बनाया है, जिस पर पंजीकृत किसानों का पूरा अनाज खरीदा जाता है। राज्य में 6 फसलों की खरीद एमएसपी पे होती है। इसमें गेहूं है, धान है, चावल, बाजरा, सरसों, मूंग और कपास शामिल है। तो इसलिए पंजाब और हरियाणा के किसानों को ये लगता है कि उनका नुकसान सबसे ज्यादा है। वैसे दोस्तों, फायदा हो या नुकसान, ये पूरे देश के किसानों का ही है। सो आई होप दोस्तों कि आपको तीनों कानून के बारे में पूरी समझ आ गई होगी। सरकार का क्या पक्ष है, किसानों का क्या पक्ष है, किसान किस लिए आंदोलन कर रहे हैं, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेट्स टॉक इंडिया। दोस्तों, देश का